नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में आजादी के बाद जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा, क्या वो नरेंद्र मोदी ने पूरा किया? क्या वाकई में बीजेपी के पितामह कहलाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पितृ ऋण से बीजेपी आजाद हो गई है? क्या पश्चिम बंगाल में जीत एक सपना था जो सपना पूरा हुआ और अब सिर्फ हकीकत के उस पायदान पर यह देखना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है? क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा सियासी रण क्षेत्र जहां कभी वामपंथ का किला अडिग रहा, फिर दीदी की आंधी चली और 4 मई 2026 एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर उभरी, जहां 34 साल के वामपंथ और 15 साल के ममता युग के बाद अब सत्ता की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ शासन चलाने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को कायम रखने की है जिसके दम पर जनता ने सत्ता परिवर्तन का फैसला किया। बॉर्डर सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक डबल इंजन से राज्य के विकास को गति देने को लेकर बीजेपी को हर मोर्चे पर खुद को साबित करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा, कौन वो नेता होगा जो वहां की कुर्सी पर बैठेगा, कौन संभालेगा उम्मीदों का पहाड़ जो इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कंधों पर आया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, 90 लाख वोट काटने, 100 सीटों की लूट के आरोप और बीजेपी पर सिस्टम का इस्तेमाल का सीधा हमला किया। तो क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सियासत का नया संग्राम है? आज बात इसी मुद्दे पर कि बंगाल में भगवा राज के मायने क्या है। बंगाल के भाग्य में एक नया अध्याय जुड़ गया। बंगाल वाकई में एक सपना था। सपना कि एक ऐसा इलेक्शन देखे जिसमें इलेक्शन के दौरान रक्त चरित्र नजर न आए। सपना बीजेपी के लिए था कि वहां कमल खिले। क्या वाकई में सपने पूरे हुए हैं? और क्या यह बंगाल की जनता का वो सपना था जो प्रचंड जीत के साथ आंकड़ों में प्रदर्शित हुआ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। शुरुआत पंकज भाई आपके साथ। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, एक वाक्य का इस्तेमाल कर रहा था कि बीजेपी के पितामह के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती से आते हैं, एक ऋण रहा, पितृ ऋण। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल जीतकर उस पितृ ऋण से मुक्ति पाई? देखिए विजेंद्र भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ में मिलकर के जो है जनसंघ की स्थापना की थी। और जनसंघ की जब स्थापना की थी तो हमने कहा था कि जो राज होंगे वो स्वराज होना चाहिए, राज ऐसा होना चाहिए जो जनता पे जो है लोगों को लगे, जनता के उस पर हो। और लगातार मेहनत करते हुए आपने देखा कि हमारी एक बार परिस्थिति ऐसी आई कि हम 2 सीटों पर थे। उसके बाद आज जो है बंगाल जैसी जगह पर, जहां पर जो है आपने खुद ने कहा कम्युनिस्ट का शासन था, उसके बाद 15 साल से ममता जी का शासन था, लेकिन लगातार पिछले जिस चुनाव में जिस तरीके के हालात हुई, लगातार बीजेपी वहां मेहनत कर रही थी। और इससे पहले भी आपके चैनल पर कई बार बहस हुई, तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बिना रक्त रंजिश चुनाव का अच्छा जो है मैनेजमेंट करके अच्छे चुनाव के अंदर जनता के दिए हुए वोटों से 2/3 से ऊपर बहुमत जो है लेकर के आ सकती है और लेकर आएगी। और आज देखिए आप 2/3 से ऊपर का बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे साथ राजीव जैन जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव जैन सर, आप कैसे देखते हैं बंगाल की जीत को? क्या वाकई में ये बंगाल के अंदर बंगाल के लोगों का वो विद्रोह जो ममता दीदी की कुर्सी को खा गया, या आपको लगता है कि बीजेपी का वो जबरदस्त मैनेजमेंट जिसने बीजेपी ने बाकायदा ममता दीदी के किले में सेंध मार दी? आपको इनमें से क्या ज्यादा बेहतर लगता है? देखिए विजेंद्र, दोनों ही मुद्दे मतलब कहीं कारगर है। एक तो ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी, उसको भाजपा ने एक पूरी रणनीतिक तरीके से जिसको मतलब अपनाया और उसके बाद जो सफलता हासिल की, जो भाजपा की रणनीति है, चुनावी रणनीति में मतलब कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। और ममता बनर्जी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको बुनाने में भाजपा ने जिस तरीके का
एक व्यू रचना रची, उसमें उसको सफलता मिली। सफलता ही नहीं, बहुत बड़ी सफलता मिली है। आप बंगाल का इतिहास देखें, पिछले अभी आपने ही बताया 50 साल में सिर्फ एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ। 34 साल के वामपंथ के शासन के बाद ममता बनर्जी आई और वो 15 साल रही। अब जो 50 साल के बाद आप देखिए दूसरा एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, जहाँ भाजपा एक बहुत बड़े मेजोरिटी से आई है। जिस तरीके से 2011 में ममता बनर्जी आई थी, उससे भी कई बड़ी एक लहर के रूप में एक भगवा हुआ फहरा दिया है बंगाल में, जो एक भाजपा का एक पुराना सपना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जन्मस्थल, ये सपने में ही था कि बंगाल, जहाँ भाजपा की तरफ से ये स्लोगन भी लगाए गए कि जहाँ जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। उससे पहले उनका ये था कि जहाँ जन्म हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो इन दोनों चीजों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है उसने पूरा किया। कश्मीर से 370 हटा के और बंगाल पर अपना शासन लाकर, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा एक जिस ढंग से आगे बढ़ती जा रही है, उस रूप में उसके लिए बंगाल बड़ा अहम रखता था। और पूरी रणनीतिक तौर पे आप देखिए, शुरू में 3 सीटें जीती, फिर उसके बाद 77 पहुंचे, अब एकदम थम्पिंग मेजोरिटी से जो पार्टी आई है सत्ता में, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उसकी रणनीतिक सफलता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। संदीप चौधरी जी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के दम पर तो ये चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं है, लेकिन क्या वाकई में इसका ज्यादा क्रेडिट शुभेंदु अधिकारी को दिया जा सकता है, जिन्होंने ममता दीदी से इतर होकर डंडे खाए, लाठियां खाई, ना जाने कितनी बार उन पर हमले हुए, कितनी बार उनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो झुके नहीं। पहले 3 से 77 तक पहुंचाया और अब 77 से 207 तक पहुंचाया। आपको वाकई में लगता है कि वहां शुभेंदु अधिकारी के कंपैरेटिवली कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसे बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे? मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी नजर में नहीं होते उनके सीएम कैंडिडेट, तो शायद 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़वाते। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा नाम है सत्ता में बीजेपी को लाने के लिए। और दूसरी चीज ये भी है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, उनको एक ऐसा भरोसेमंद साथी चाहिए था जो बंगाल की, टीएमसी की और ममता की हर कमजोर नस जानता हो, हर कमजोर नब्ज को पहचानता हो। तो वो नाम शुभेंदु अधिकारी है। फिर जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए और अमित शाह की टीम के लिए फेथफुल साबित हुए, वो भी अपने आप में एक ध्यान रखने योग्य बात है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर बीजेपी किसी को वहां पर मजबूत व्यक्ति को जो टीएमसी को आगे भी हैंडल करता रहे, तो वो नाम जैसे असम में हिमंत बिस्वा शर्मा है, तो बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी है। लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। तो पता चले रूपा गांगुली या कोई पीछे से आने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री हो सकता है। नहीं, आपने एक नाम लिया है, उसकी वजह यह है कि ममता दीदी वहां पर महिला मुख्यमंत्री हैं और नारी शक्ति वंदन के जरिए जो माहौल बनाया गया है, आप उससे फीमेल को कंडक्ट कर रहे हैं। जी, रूपा गांगुली का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने एक महाभारत सीरियल के माध्यम से देश भर में बहुत ज्यादा लोकप्रियता भी पाई थी, बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, संसद में वो पहले रह चुकी हैं और आज की तारीख में एक महिला की कहीं ना कहीं बीजेपी तलाश भी कर रही है और महिला सशक्तिकरण की बीजेपी बात भी कर रही है। तो कई बार ऐसी चीज हो सकती है या ऐसा भी कुछ नियम लाया जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री बन जाए और एक उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो देखना पड़ेगा हमें बीजेपी किस तरीके से पत्ते खोलती है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भरत, क्या वाकई में मैं पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव संकेत कहूं कि चलिए बंजर भूमि पर अंकुर फूटने शुरू हुए? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये देखिए 1977 के बाद वहाँ कांग्रेस का शासन रहा नहीं, लेफ्ट का रहा, फिर टीएमसी का लगातार वहाँ पर रहा, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर प्रयास करते रहे और अब जिस तरीके से 2 सीटें आई है तो वहाँ एक विपक्ष की भूमिका निभाने में और वहाँ पे किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा, ये लगातार राहुल गांधी जी वहाँ बोलते आए हैं। और आगे की जिस तरह से जो रणनीति रहेगी वो केंद्रित नेतृत्व और बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस का जो भी संगठन है वो उस पर काम करेगा और ये प्रयास करेगा कि वहाँ जिस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं और जो डबल इंजन की सरकार का नाम लेकर वहाँ पर चुनाव जीता है, क्या उसी तरीके से वहां पर रहेगी जैसे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में नाम तो डबल इंजन की सरकार के फायदों का लिया, लेकिन यहाँ पे डबल इंजन की सरकार के फायदे मिल नहीं रहे। तो क्या बंगाल में भी सिर्फ वादे कर कर बंगाल को छोड़ देने का काम किया जाएगा या उसे कंटिन्यू किया जाएगा? क्या अब जो नक्सलवाद है वहां रुक जाएगा?
क्या जो फेंसिंग है वो फेंसिंग पूरी हो जाएगी? क्या वहां पर जिस तरीके से कहा गया था साहब घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं ममता जी की वजह से, क्या अब उन घुसपैठियों को रोका जाएगा? तो इन सब चीजों पर देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा। और कांग्रेस वहां पर निरंतर अपना काम करेगी, निरंतर संगठन को मजबूत करेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे उन वादों को पूरा कराने के लिए प्रयास करती रहेगी। ये तो आप भी मान रहे हैं भाई ममता दीदी का हारना वहां कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। नहीं देखिए, अगर देश के लोकतंत्र की बात की जाए तो विजेंद्र ये बहुत बड़ी एक सोचने की बात है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको खत्म करने का काम किया। चाहे आप यूपी में बसपा को ले लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जयंत चौधरी जी की पार्टी, बिहार में हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार जी का अंत हुआ, और ममता बनर्जी की ये पार्टी। एक मिनट, कहीं ना कहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है? बीजेपी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है? नहीं तो आपको ये लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है? आपको ये लग रहा है कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है पश्चिम बंगाल में? मेरी बात सुनिए, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़े, आप मेरी बात खत्म कर रही है बीजेपी। आप मेरी बात नहीं भाई पूरी आप होने जीत देंगे। ही नहीं पा रहे तो इसमें बीजेपी क्या करेगी? आप मेरी बात ही पूरी नहीं होने देंगे, आप पहले अपना काउंटर क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम किस पार्टी ने किया है? 2014 के बाद एक ऐसी पार्टी आप बता दीजिए जो लगातार कंटिन्यू बीजेपी के साथ समर्थन में आकर जीतती रही है। बिहार के अंदर लगातार नीतीश कुमार जी का रास्ता, कौन सा गठबंधन आज वो कहां गए? एनडीए से कौन बाहर हुआ? कहां गए नीतीश कुमार जी? कहां गए नीतीश कुमार जी? कहां गए? आज एनडीए गठबंधन तो छत विछत हो गया। बिहार में किसकी सरकार है और किसकी सरकार? एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार जी कहां गए? सम्राट चौधरी जी को लेकर आए। महाराष्ट्र में किसकी थी सरकार? महाराष्ट्र में आपने क्या करा? दिल्ली में आपने क्या करा? हरियाणा में आपने क्या करा? महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी के आवरण में आकर आज क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। नहीं राजीव जैन जी, मैं एक और सवाल सर, हालांकि उसका पश्चिम बंगाल से सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि मैं लिस्ट चेक कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि भाई असम के अंदर जो 19 कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं सर, उनमें से 18 मुस्लिम भाई हैं। पश्चिम बंगाल में जो दोनों जीते हैं वो दोनों मुस्लिम भाई हैं। तमिलनाडु के अंदर जो जीते हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम भाई हैं। केरल में जो जीते हैं शायद हो सकता है प्लस माइनस में 2-4 कर लेता हूं, लेकिन ये 35 से 40 के आसपास हैं जो मुस्लिम भाई हैं। सर ऐसा तो नहीं है कि क्लियर कट ये क्लियर हो चुका है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे, हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे, और जब इस मेजॉरिटी फैक्टर में आएंगे तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा? मैं विजेंद्र बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सेकुलर दल है, कथित सेकुलर दल है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब जिस तरीके की संख्या गणित आप बता रहे हैं कि वो कांग्रेस से कितने केस संप्रदाय विशेष के उम्मीदवार जीते, और तो ये भाजपा के पक्ष में जाता है। तो भाजपा तो इन चीजों को बुलाने का मतलब एक पूरा प्रयास करती है और उसके पक्ष में भी जाता है, वो साफ तौर पे देती है। आप बंगाल का भी देखें, इलेक्शन कैंपेन चला, शुभेंदु अधिकारी का भी जिक्र हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पर भी कहा कि एक वर्ग विशेष ने उन्हें वोट नहीं दिया, उन्होंने और वर्गों के नाम गिनाए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस रूप में, तो दूसरे वर्गों के उस वर्ग का नाम नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह चीज है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस को समझना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं जो राजनीतिक तौर पर भाजपा से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस को भी अपना संगठन इस रूप में मजबूत करना चाहिए कि वो सर्व स्वीकार्य बने। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बहुत लंबे समय तक शासन में रही है, राज्यों में वो कर सकती है, लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों से जो हमको देखने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी के रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल वो सर, मतलब कहीं ना कहीं जो तुष्टिकरण सही कह रहे हैं सर, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वापस आत्ममंथन कर रही है। संदीप चौधरी जी दिल्ली बैठे हुए हैं। संदीप जी, दिल्ली के अंदर क्या वाकई में कांग्रेस अब ये सोच रही है कि भाई मोदी को हराने के चक्कर में मत पड़ो? मोदी को हराने के चक्कर में ना जाने कितने राज्यों से बीजेपी कांग्रेस गायब हो गई है। अब अगर कुछ करना है तो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत करो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक वही है जो कांग्रेस का वोट बैंक है, और जब तक क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र में मजबूत रहेंगी कांग्रेस एक बड़ा जीरो रहेगी, और 0 से 2 पश्चिम बंगाल की तरह पहुंचाना है तो टीएमसी को पहले हराना है, अपनी जमीन वापस लेनी है। क्या कांग्रेस इस दिशा में बढ़ रही है कि भाई अब भूल जाइए, मोदी को हराना है, पहले कांग्रेस को बचाना है?
देखिए विजेंद्र, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दिया है। कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे और क्षेत्रीय दलों को मजबूत करते रहे तो उसका जो खामियाजा है कांग्रेस लंबे समय से भुगत रही है। जिन क्षेत्रीय दलों का हमने हाथ पकड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात रही हो, चाहे वहां पर ममता बनर्जी को मजबूत करने की बात रही हो, चाहे शरद पवार, जो कांग्रेस से निकलकर छोटे छोटे नेता गए वो पार्टियों के मालिक हो गए, स्टेट पर उनके कब्जे हो गए और बीजेपी कांग्रेस खत्म होती चली गई। तो अब कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी है कि चाहे बीजेपी आ जाए लेकिन ये जो दूसरे दल है ये पनपने नहीं चाहिए। ये 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में, जैसे लेफ्ट आज खत्म हो गया देश से, इस तरीके से ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, कांग्रेस का एक बार फिर से उदय हो सकता है। हालांकि कांग्रेस इस चीज को अभी ऑन रिकॉर्ड ये कैमरे पर नहीं बोलेगी, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत यही है। पर्दे के पीछे तो मैंने ये भी सुना था सर कि जब बिहार का इलेक्शन था तो राहुल गांधी चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, लेकिन कुछ दिग्गज नहीं चाहते थे कांग्रेस के कि वहां इंडिपेंडेंट लड़े। उन्होंने लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया, वहां भी शायद ऐसी कुछ रणनीति थी। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पंकज जोशी जी, क्या वाकई में बंगाल के अंदर हम माने कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री है, या अभी मंथन हो रहा है कि भाई कोई और भी हो सकता है? देखिए विजेंद्र भाई, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी बाकायदा एक रचना है, उस रचना के तहत जो है तय होता है। अब वहाँ पर जो है आपने स्वयं ने देखा कि जिन्होंने नेतृत्व में चुनाव लड़ा उन्हीं को वहाँ का जो है प्रभारी बनाया गया, और प्रभारी जो है चुनाव के जो मुख्यमंत्री जो चुने जाने की सरकार के जो हैं उसके प्रभारी रहेंगे जो है अमित भाई। और अमित भाई ये जो है सारे विधायकों से चर्चा करने के बाद जो भी विधायकों की राय आएगी, जो भी केंद्रीय नेतृत्व उसके ऊपर सारी चीज़ें जो है सोच करके और फिर जो है वहाँ पर तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए मैंने बताया ना आपको, सारे उन लोगों की राय आएंगी, सारी राय जो है उनके बाकायदा क्लियर राय होंगी। जो प्रविष्य के मानकर चलते हैं गृह मंत्री इस वक्त अमित शाह पश्चिम बंगाल के प्रविष्य, बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी 207 विधायकों से बातचीत करें। हाँ, उनसे राय लेंगे, उनसे राय आएंगे, राय आने के बाद जो नाम आएंगे उनके बाद सेंट्रल कमेटी के सामने रखा जाता है। सेंट्रल कमेटी उस पर जो है देखते कि जो है सरकार ने जो वादे किए हैं वो सब पूरे हों, सब लोग जो है जनता को जो चीज़ की है वो चीज़ें हों। तो सारी चीज़ों पर जो जो चीज़ें उनकी उसमें होती है, जो उसमें है, उन पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से जो है वहाँ जो है उसका जो है अपने दल का जो है नेता चुना जाता है। वही जो दल का नेता चुना जाएगा वही जो है मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि दिल्ली में पहले नाम तय होता है? नहीं, वो कांग्रेस की नीति है कि नहीं, वो कांग्रेस की नीति है कि वो कांग्रेस की नीति है। मैं बताता हूँ, वो कांग्रेस की नीति है कि जो भी करेगा वो आला कमान करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि आला कमान नहीं, हमने कहा हमारा कल्चर नहीं है वो। और हम जो होता है, अरे सुनने वो सुन लीजिए ना, अरे वो सुन लीजिए, कांग्रेस का नाम लिया तभी तो बता रहा हूं, राजस्थान में पर्ची की सरकार दी आपने। अरे भाई, आपने कहा कि विधायकों से पूछा जाता है, यहाँ तो विधायकों को पता ही नहीं था कि कौन बन रहा है। ये कराओ ना, पता नहीं चला आपको, पता ही नहीं था, पहले पूछ के बताया गया था। चर्चा बताने के बाद विजेंद्र भाई यही परेशानी है। विजेंद्र भाई हम बता देना आपको, अरे हम आपको बता दें, हम बता देते हैं, राजस्थान की बताए थे भाई, सुन लीजिए। कोई कयास नहीं लगा पाता बीजेपी के अंदर कि होना क्या है। पर्ची तो सच है, और वहां भी पर्ची बैठेगी। नहीं, क्या नारी कांग्रेस की नीति है कि वहां पर जो है पहले तय हो जाता है कौन बनेगा, कौन बनेगा। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता है कौन बनेगा, दो लोग चाहेंगे वही बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सब चीज तय होती है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने वोटिंग से बनाए? हमारे तो वोटिंग होती है, बकायदा चुनाव लड़ा गया। वोटिंग वहां होती है जहां पर विश्वास नहीं होता, जहां लात घूसे चलते हैं। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने? अरे वहां चलते हैं लात घूसे चलते हैं। हमारे यहाँ से एक व्यक्ति तो कहे, देखिए ये पार्टी का, अरे भाई, आपके राष्ट्रीय अरे मेघवाल जी मैं यही कह रहा हूँ। अजी पर्ची अरे विजेंद्र भाई ने यही कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की बात सुनिए, और जो जनता ने कहा था मुझे 5 व्यक्ति दे दीजिए, हमने तो वो लोग कहे थे जब हमने जिनके 5 व्यक्ति दिए थे। विजेंद्र भाई ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। करके बोल लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, एक एक करके बात कर, पंकज कोई नहीं समझ पाता। देखिए एक मिनट बात पूरी कर लेने जी, आपके पास भी आऊंगा। 2 मिनट बोलिए। देखिए हमारी पार्टी में लगातार ये कहा कि जब आपने खुद ने देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब नाम मांगे थे तो नाम ही दिए गए थे उनको, ये 5 नाम दिए। उनके बाद जो है जनसंघ की स्थापना हुई, उसके बाद जनसंघ लगातार जो है अपना काम करता रहा। उसके बाद मुझे बताइए कि जो है 1980s में जब भारतीय जनता पार्टी बनी है ना, तब कौन सा केंद्रीय नेतृत्व था? 2004 में बाहर निकाला, 4 अप्रैल को बाहर निकाला गया, 6 अप्रैल को जो है हमने जो है भारतीय जनता पार्टी गठन किया, वही नेता थे। और मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन मुख्यमंत्री को चुना जिन्होंने लगातार संगठन में काम किया, संगठन में काम करने के बाद एक किसान के घर में पैदा हुए, और जिस
व्यक्ति को लगता था कार्यकर्ता है उसको जो है उस मुख्यमंत्री तक कुर्सी तक पहुंचे, और सभी की राय थी। और एक भी जो है मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी को देखिए, नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अरे भाई उनको भी मिलाना, अरे भाई वसुंधरा जी को मिलाना कार्यकाल, आपने तो थोड़ी कि जो है 98 में जो है जीता किसी की बेस पर, और अशोक गहलोत, अरे भाई आपके तो फिक्स है, अशोक गहलोत जी जब तक रहेंगे तब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अरे भाई आपके तो फिक्स है, मेघवाल जी आपके तो फिक्स है। अरे मेघवाल जी रुक जाइए, अरे भाई कैसी स्थिति आपकी? आगे आप राजस्थान पर एक मिनट, संदीप चौधरी जी एक मिनट, संदीप चौधरी जी, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर एक और चीज हमने बीते 10 सालों में देखी है, खासकर 10 सालों को मैं अंकित कर रहा हूं, कि किसी भी पार्टी में कोई ऐसा नेता जो जमीन पर काम करना चाहता हो, जो लोगों के लिए काम करना चाहता हो, उसको बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर दे और उसे बड़े पद देने से हिचकिचाती नहीं है, चाहे उसकी रीति नीति कुछ रही हो, विचारधारा कुछ रही हो। अगर वो विचारधारा बीजेपी के उस विचारधारा से मैच करती है जहां अंत्योदय की सोच है, तो उसको हिमंत बिस्वा शर्मा भी बना सकती है, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बना सकती है, उसको शुभेंदु अधिकारी भी बना सकती है। देखिए विजेंद्र जी, राजनीति में जिस तरीके की चीजें बताई जाती हैं या जैसा रोड मैप दिखाया जाता है कि विधायक दल की बैठक होती है, वो विधायक अपनी राय रखते हैं और वो किसी एक नाम पर सहमत होते हैं, तब किसी को विधायक दल का नेता चुना जाता है, फिर उसको मुख्यमंत्री चुना जाता है। ये बात सुनने में और कहने में बहुत अच्छी लगती है। ये राजनीति ऐसे चलती है। अगर आप चैनल के हेड हैं और आपको पता है मेरा चैनल कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, या आपकी नजर में संदीप जी अच्छे हैं या भरत जी अच्छे हैं या दूसरे लोग, तो आप उसको पिक करते हैं। पार्टी के प्रति वफादार होनी चाहिए, आपके प्रति वफादार होनी चाहिए। जैसे चैनल में ये माना जाता है कि आने का तो टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं होता, तो इसी तरीके से राजनीति में जो ये लगेगा कि ये टॉप लीडरशिप के लिए फेथफुल है, पार्टी के लिए वफादार है और धोखा नहीं दे सकते, तो उन लोगों को चुन लिया जाता है। ये कहने की बात है कि कोई संघ बैकग्राउंड से आया है, कौन बीजेपी की बैकग्राउंड से आया है, कौन कांग्रेस से आया है, पार्टी को कौन लेकर के चल सकता है और डिसिप्लिन में कौन लेके चल सकता है, बगावती तेवर तो नहीं होंगे, तो उसकी बैकग्राउंड चेक की जाती है। तो मुझे लगता है जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा, वैसे तो वो कांग्रेस ही रहे लंबे समय तक, कभी संघ से नहीं जुड़े रहे, कभी बीजेपी से नहीं जुड़े रहे, लेकिन आज की तारीख में वो बिना दिशा निर्देश के, जैसे मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष को भी जानते हैं, बंगाल को भी समझते हैं, और जहां तक मुझे आज की तारीख में फील होता है वो अमित शाह जी और मोदी जी के बताए रास्ते पर चल सकते हैं, बिना बताए चल सकते हैं उसी रास्ते पर। तो जो सबसे मजबूत नाम है, अगर मजबूती में देखा जाएगा तो वो शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। बाकी मैं फिर यही कहूंगा, इसका मैं एक और कारण मैं आपको बता रहा हूं संदीप जी, एक और कारण मैं बता रहा हूं। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतती नहीं है, वो तो लक्ष्य है ही, चुनाव जीतने के बाद अगले कुछ चुनाव हारे ना, इसकी रणनीति पर पहले से प्लान करती है। अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हैं, टीएमसी के अनगिनत भेदों को और अनगिनत जो विधायक जीत कर आएंगे उनके साथ उनके अच्छे संपर्क होंगे। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे के 5 साल की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि टीएमसी इस वक्त जो रिप्रेजेंट हो रही हो, वो आने वाले वक्त में इसकी 60% बीजेपी को रिप्रेजेंट कर जाए शुभेंदु अधिकारी की वजह से। संदीप जी, देखिए विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको एक बात और माननी पड़ेगी, बीजेपी किसी चेहरे पर, ना शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर, ना रूपा गांगुली के चेहरे पर जीत कर आई, बीजेपी कमल के फूल पर और मोदी जी के चेहरे पर जीत कर आई है। और मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है जो अपनी विधानसभा हार गए हैं, लेकिन वहां पर भी वो रिपीट पर रिपीट करते चले जा रहे हैं। आपको उत्तराखंड का एग्जाम्पल याद होगा, पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा हारने के बाद भी सरकार लगातार बना रहे हैं। इधर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा हारने के बाद भी लगातार मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, लगातार सरकार भी बन रही है। और जिस तरीके के कई स्टेट्स में मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं, वो रहे ना रहे। ठीक है, मुझे एक कमेंट और लेना है। राजीव जैन सर, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कोई होगा जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे। अब जिस तरीके से बात हुई, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऊपर से ही आलाकमान ही तय करता है। कांग्रेस तो एक लाइन का प्रस्ताव पास करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष पे छोड़ा जाता है, आलाकमान पे छोड़ा जाता है, और भाजपा में ये होता है कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। अब संसदीय बोर्ड में जो सर्वा है, आप और हम सब जानते हैं कौन है, उनकी मंशा के मुताबिक ही वो चेहरा सामने आता है। तो आपको कौन नजर आ रहा है सर? बिल्कुल सही कहते थे कहने, आपको कौन नजर आ रहा है? अभी तक तो
रेस में जो है वो शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं, लेकिन बीजेपी तो चौंकाने वाला फैसला करती है। अब पूरे देश भर में उनके भाजपा मुख्यमंत्रियों की हम उम्र वाइज मतलब स्थिति देखें तो 50 से 60 की रेंज वाला व्यक्ति ठीक बात है। वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भाजपा का जो आला कमान है इस वक्त पूरे देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं 50 से 60 की रेंज वाले हैं। वो पार्टी की ये सोच होगी कि भाई वो लंबे चले, 15-20 साल की राजनीति उनके बलबूते खेली जाए राज्यों में। तो उस नाते मतलब आज देखा जाए तो कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए तो बहुत जोर शोर से पार्टी चल रही है, तो वहाँ कोई महिला चेहरा भी हो सकता है। रूपा गांगुली का तो वैसे नाम ही है, लेकिन दूसरा एक और नाम चल रहा है वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें कयास लगाना बिल्कुल बेकार है। मौजूदा जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उसके आगे सब फेल हो जाते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इसलिए जो होगा वो 8 तारीख को ठीक सामने है, आ पंकज जाएगा। जोशी जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मैं ये क्या कह बीजेपी सकता हूं, पहले तय कर बिल्कुल। चुकी है कि कौन होगा? इलेक्शन के दौरान ही तय कर चुकी है कि कौन होगा? बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं 207 जो विधायक हैं उनमें से कोई भी जो है मुख्यमंत्री बन सकता है और कोई भी जो है वहां मुख्यमंत्री बन करके बंगाल के शासन को जो है जनता के काम कर बशर्ते सकता है। वो सेंटर की पसंद हो। नहीं, सेंटर की पसंद नहीं, मैं कह रहा हूं कोई से भी सेंटर की पसंद और नापसंद यहाँ कुछ ही चीज नहीं है। क्या यहाँ तो बात पार्टी कर की रहे हैं? पसंद है और पार्टी इसीलिए देखिए पसंद नापसंद होती ना तो कांग्रेस जैसा हाल होता। आज पार्टी की पसंद है और पार्टी इसीलिए जो है लगातार जीत रही है और एक ही बार नहीं, जहां पार्टी जो है आसाम में जीती उसके ज्यादा बहुमत से जीती। इसी कारण से है कि हाँ जनता की पसंद अब ये और लोगों मत की कहिए पसंद कि भी भाई दी असम जाती के है। अंदर भी हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार शपथ नहीं लेंगे, ये पार्टी तय करेगी। अब ये मत कहिए। मैं कह रहा हूं देखिए ये मत लेंगे कहिएगा, लेंगे please। लेकिन तय जो है वहीं से होगा कि ये क्या चीज है। भरत, क्योंकि आपकी पार्टी का लेना देना इससे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं या कोई और चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हमने देखा है प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में मेहनत करी, वसुंधरा जी ने राजस्थान में की, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने की और क्या चीजें सामने निकल कर आई। वहां भी पर्ची निकलेगी। अब देखते हैं वो पर्ची किसके नाम की निकलेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, शुक्रिया भरत जी, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया और राजीव जैन जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल वैसे तो 5 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चुने जाने हैं, लेकिन तमिलनाडु लगभग साफ है, असम लगभग साफ है, केरल में कांग्रेस पहले सोच चुकी होगी कि किसको बनाना है और ऐसे ही बीजेपी सोच चुकी होगी कि पश्चिम बंगाल में किसको बनाना है। बस चेहरे सामने आने हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बंगाल के भाग्य में एक नया अध्याय जुड़ गया।